So hello guys and welcome to the new video of iOS Tutor. Today we are going to start with the chapter 5 laws of motion class 11th, and without making any further talks, let's begin. So what is force basically? I'm sorry but I have to complete this in a short time, so it's also beneficial for you guys too. Alright, so what's force? Force may be defined as an agency, push or a pull, which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction or motion of a body. So what does it mean basically? Force is anything. For example, there is a ball, and force is anything we can say that breaks the inertia, or you can even say that breaks the first law of Newton. That is, either it converts a body in rest in motion or vice versa, or it can change the speed. Like motion, for example, if a body is going at 100 meter per second, a force can increase it to 200 meter per second or decrease it to 50 meter per second. So anything that can do such things is called a force. So you can understand it this way, and then we know that a force can change the speed of an object, making it move faster or slower, as I told you. For example, a horse, by exerting force on the cart, pulls it from rest, and subsequently exerting a larger force, the horse makes the cart move with larger speed. तो यहाँ पे एक हॉर्स का एग्जांपल दिया जा रहा है, जो कि कह रहा है कि अगर हॉर्स कार्ट को पुल करता है तो उसकी स्पीड बढ़ा देता है, और वो कार्ट को जब छोड़ मूव करना बंद करता है, रेस्ट पे आता है, तो उसकी स्पीड को घटा भी देता है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एग्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल गेम, जैसे कोई बंदा राइट की तरफ फुटबॉल मार रहा है और एकदम से डिफेंडर आकर उसको पकड़ लेता है, लेफ्ट की तरफ उसको किक कर देता है, तो वो डायरेक्शन को चेंज करता है फोर्स अप्लाई करके. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, ये तो आपने सुना ही होगा, बॉल है या टिन है, जैसे कोक का टिन है, मान लो पेप्सी का टिन, और आप दोनों तरफ से इसको दबा के ऐसे क्रश कर देते हो, बचपन में किया होगा. तो वही सब है बेसिक. ठीक है. फोर्स इज अ पोलर वेक्टर एंड इट हैज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. फोर्स इज अ पोलर वेक्टर. पोलर वेक्टर का मतलब ये रहा कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. मतलब फोर्स एक पोलर वेक्टर क्यों? क्योंकि एक पॉइंट होता है जहाँ के थ्रू आप फोर्स लगा दो. जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक वुडन वो है स्लेज, जो कि एक डोर के साथ बंधी हुई है. तो ये रहा पॉइंट, जहाँ पे ये रहा पॉइंट वेक्टर जो इसके आगे जा रहा है, जहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ. सो फोर्स कैन बी इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वेरी इंपॉर्टेंट, very important. Force is classified as negative and positive. There are different types of forces like static force and all that you will learn, and I guess it will come later. But I'll give you an example of the positive force and negative force. So, for example, there is a person here and this guy is trying to push this wall. या आप अपने रूम में खड़े हो जाओ और दीवार को धक्का मारो, क्या दीवार इधर जा रही है? नहीं जाएगी ना, ऑब्वियसली. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फोर्स, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो बट उससे ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा. अब मान लो ये ऑब्जेक्ट 30 न्यूटन इसकी स्टैटिक फोर्स है. स्टैटिक फोर्स का मतलब होता है उतनी फोर्स, मतलब अगर मैं यहाँ पे 29 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे नहीं जाएगा. बट जैसे ही मैं 31 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो सबसे पहले स्टैटिक फोर्स से कटेगा और ये 1 न्यूटन की फोर्स से आगे जाने लगेगा. क्यों? क्योंकि देखो 30 न्यूटन तो इस बॉक्स को इतना भी आगे ले जाने के लिए चाहिए ही चाहिए. 29 न्यूटन पे बॉक्स हिल नहीं रहा था. तो ये एक स्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन भी आपको मैंने दे दी. तो गाइस, मैं आगे चलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं था. अब हम फटाफट आ जाते हैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स पे. बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट्स है, मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट विद सिंगल इंक्लाइन प्लेन. गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, जो कि हम बचपन में भी करते हैं. अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर आप लेज को उल्टा रखोगे तो बॉल की स्पीड कम हो जाएगी, ऑब्जेक्ट मूव. ठीक है. और उसके बाद गैलीलियो ने ये आर्ग्यू किया, हम पढ़ भी लेते हैं इसको. गैलीलियो ऑब्जर्व दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस. बहुत बेसिक बात है. मतलब गैलीलियो ने जो भी किया था अपने टाइम के अंदर, वो उस टाइम पे किया था जब लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं थी, और आज के टाइम पे हम ये चीज़ देखकर भी ऑब्जर्व कर लेते हैं. बट इसलिए उसके टाइम पे इन्वेंशंस होती थी. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अप टू द इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड डिक्रीजेस, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. तो फ्रॉम above the two, Galileo gave this that it neither goes upward nor backward, then it should neither have acceleration nor retardation. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब
कितना मीटर हर सेकंड के भी सेकंड में बढ़ रही है स्पीड। ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसको ऐसे ही समझ लो। और रिटार्डेशन होता है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन का मतलब होता है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन बेसिकली। एक्सेलरेशन अगर प्लस है तो जो रिटार्डेशन है वो माइनस है। दैट्स ऑल अभी तक आपको बताना चाहिए। एंड गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स कंबाइन टुगेदर। तो गैलीलियो ने क्या किया, ऐसे दो प्लेन्स कंबाइन कर दिए, फिर उसने छोड़ा, यहाँ पे देखा वेलोसिटी पे एक्सेलरेट हुआ, यहाँ पे डाउन गया, और यहाँ पे पहुंचते ही नीचे आकर यहाँ पे मतलब बॉल बीच में आ गई। ऐसा पाथ दिखाया, पढ़ लेते हैं हम एक बार। ठीक है, when an object falls down off the inclined plane, it climbs up the other. It almost reaches the same height, but not completely because of the presence of friction. तो ये बोल रहा है कि जैसे ये एक प्लेन था, तो ये जो बॉल है अगर मैंने इस हाइट से छोड़ी, ये जो बॉल यहाँ पे गई और ये इतनी हाइट पे पहुंची, जो छोड़ी थी यहाँ पे और पहुंची यहाँ पे, तो जो ये इतनी हाइट का जो डिफरेंस आया है, ये क्यों आया है? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन गाइस आपको पता है कि मोशन के लिए कितनी जरूरी है। बिना फ्रिक्शन के इवन आप चल नहीं सकते। ये जो हमारा फ्लोर होता है वो ऐसा होता है, और जो आपके जो शूज होते हैं वो इसके ऊपर ग्रिप, इसको हम ग्रिप भी बोल सकते हैं। जैसे आइस पे तभी हम फिसल जाते हैं, आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि अच्छे शूज होने चाहिए, अदरवाइज हम फिसल जाते हैं। बहुत बेसिक बातें हैं, आप सबको पता ही है। मैं इस पे इतना ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, आप पढ़ सकते हैं। बट हाँ, फिर मुझे कमेंट आता है कि पढ़ना ही है तो तू क्यों पढ़ा रहा है, इसलिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। When a slope in the upward plane is decreased, the object has to travel a longer distance. When the slope of the upward plane is decreased, अगर स्लोप को मैं डिक्रीज कर दूं, मान लो ये स्लोप अभी इंक्रीज है, मैं इसको ऐसे कर दूं, तो उसको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका स्पीड है वो डिक्रीज हो गई है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, राइट, टू रीच द मैक्सिमम हाइट। And the more we decrease the slope, the upward link plane, the longer it will take the distance of the object. Yeah. तो वो बोल रहा है कि जितना ज्यादा लंबा आप उसको करोगे, उतना ही टाइम उसको लगेगा ऊपर पहुंचने के लिए। That's all. It's not important. Trust me, it's not important. This is important. Inertia. You need to understand the concept of inertia. Why it is important. When we'll solve the numericals of this chapter, it will be important. Inertia. Inertia describes also the first law of Newton. First law of Newton is based on this only. Inertia. You guys know. A body at rest remains at rest. A body in motion remains in motion until an external apply. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती है। तो inertia, the inherent property of a material by which it cannot change by itself the state of rest or uniform motion in a straight line is called inertia. तो जिसको जो स्टेट बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी स्टेट को चेंज तब तक नहीं कर सकती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, उसे बोलते हैं इनर्शिया। द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। इनर्शिया का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। ये टर्म गैलीलियो ने दी थी सबसे पहले, पर न्यूटन ने इसके ऊपर काम कर कर इसको डिफाइन किया था। Inertia of rest. The tendency of the body to remain in the position of rest is called inertia of rest. I guess ये तो नाम ही क्लियर कर रहा है, inertia of rest. Inertia of एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने दे ही दिया था एग्जाम्पल। ये बुक के छोड़ो, आप मेरा एग्जाम्पल देखो। अगर बॉल यहाँ पे ग्राउंड में पड़ी है और ना इधर से कोई इसको किक कर रहा है ना इधर से किक कर रहा है, तो क्या ये बॉल हिलेगी? ना हवा चल रही है, मान लो हवा भी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, तो क्या ये हिलेगी? क्योंकि ये सब एक्सटर्नल फोर्सेज है। जैसे ये लगेंगी उसको चेंज करेंगी। इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, अगर एक बॉल है वो चल रही है एक फ्लोर पे जो कि फ्रिक्शन लेस है, मतलब जिसका म्यू है या जो फ्रिक्शन है वो इक्वल टू जीरो है मान लो, तो क्या ये बॉल कभी रुकेगी? जब तक इधर से कोई फोर्स नहीं लगती या इधर से कोई फोर्स नहीं लगती, नहीं रुकेगी, राइट। इधर से तो और तेजी हो जाएगी, ये यूजलेस। दैट्स द थिंग। ओके, so inertia of direction, the inability of the body to 1 minute. Yeah, the inability of the body to change by itself its direction of motion is called inertia of direction. When a bus takes a sharp turn, a person sitting in the bus experiences a force acting away from the center. Yep, we know that. जब भी हम किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे होते हैं मान लो, तो जो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं बाहर की तरफ खींचता हूँ, क्यों? और एक अंदर की तरफ फोर्स लगती है जो मुझे पकड़ के रखती है, इसीलिए मैं गिरता नहीं हूँ। हाँ, मैं बाहर की तरफ जाता हूँ, बट एक फोर्स होती है जो मुझे अंदर की तरफ भी पकड़ के लगती है, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाउ इज इनर्शिया ऑफ बॉडी मेजर? मास ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो मेरे जूते हैं वो बस के साथ जुड़े हुए हैं। बस बाहर की तरफ जाना चाहती है, बट मेरे जो जूते हैं वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं। ऑलराइट,
यहाँ पे आपको सपोर्ट पकड़ना पड़ता है ताकि आप बस से मत गिरो। बिल्कुल। मास ऑफ द मेजर ऑफ इनर्शिया, कि बॉडी में इनर्शिया को मेजर कैसे करते हैं कि किस बॉडी का कितना इनर्शिया है। इफ द बॉडी हैज मोर मास इट हैज मोर इनर्शिया। वेरी सिंपल। इनर्शिया का मतलब है जितना बॉडी का मास होगा, अगर 1000 टन की बॉडी है उसको हिलाने में उतनी ही ताकत लगेगी, उसकी स्टेट चेंज करने में उतनी ही ताकत लगेगी। सो या इजी यस। या नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोमेंटम। इसको कंसेप्ट को समझना गाइस, रट्टा मत लगाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है। सो ये मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। सो या कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्मॉल हाइट, और इसके ऊपर मैं स्लो पढ़ाऊंगा और सारा ध्यान भी दूंगा। When a small piece of stone is dropped from height on a glass pane placed on a table, it does not break the glass pane. But when a heavy stone is dropped from some height and the glass breaks, या ये तो आप कहोगे ये तो कॉमन सेंस है, बट कॉमन सेंस के पीछे एक कंसेप्ट भी है ना, क्योंकि फिजिक्स हर चीज को समझाती है। तो इसके अंदर कंसेप्ट है मोमेंटम का। एक गाइस बात याद रखो, मोर द मास मोर द मोमेंटम, more the velocity, more the momentum. सो मोमेंटम को हम पी से डिफाइन करते हैं फिजिक्स में। पी का मतलब होता है मोमेंटम। आप कुछ भी ले सकते हो ए बी सी डी, बट देखो कन्वेंशंस को याद रखोगे तो इजी रहेगा। फिजिसिस्ट ने इतनी मेहनत की है फिजिक्स पे, तो उन्होंने जो कन्वेंशन दिया मुझे उसे फॉलो करना चाहिए, बट आपकी मर्जी होती है। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। तो पी क्या होता है, के एम वी, और के की वैल्यू 1 होती है, तो पी इज इक्वल्स टू एम वी। क्योंकि देखो जब आप इसको हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट के आएगा, और जो के है वो लैब में देखा गया था कि 1 के बराबर। तो P इज इक्वल्स टू एम वी फॉर्मूला बना था। ये देखो, पर प्रॉब्लम क्या है, जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर प्रॉपर्टी है। अब अगर आप लोगों को वेक्टर के बारे में नहीं पता गाइस, तो कमेंट करना, मैं वेक्टर के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, जो क्योंकि ये टॉपिक बहुत जरूरी है। बट अगर आप लोगों के पास है, आपने देख ही रखा होगा यूट्यूब पे इतनी वीडियोज हैं, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अदरवाइज मुझे बताना और मैं वीडियो बना दूंगा। डिफाइन मोमेंटम। ओके। हाँ, तो ये बेसिक सी चीज थी कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम की। अगर छोटा स्टोन को गिराओगे तो शीशा नहीं टूटेगा, बड़े को तू ऊपर से गिराओगे तो टूटेगा। क्यों होगा ऐसा? मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। मतलब मोमेंटम is basically the quantity of motion possessed by the body. It's equal to the mass and velocity of the body. मैंने आपको दिखा ही दिया ऊपर कि कैसे ही आया पी एम वी। तो जो देखो मास है वो नॉन वेक्टर क्वांटिटी है ना, मास का कोई वेक्टर थोड़ा। एंड जो वी है वेलोसिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वी एक डायरेक्शन में लगती है, राइट? So m is a vector quantity because the velocity of v is vector and mass is scalar. Its direction is same as the direction of body. Its magnitude is given by p mv. SI unit of momentum is kg because mass is in kg, velocity is in meter per second, so kg meter per second. CGS unit of momentum, देखो kg की CGS क्या होती है, ग्राम, मीटर की क्या होती है, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है। वेरी सिंपल। डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस वन। ये देखो m इसमें मास है, देखो कैसे मोमेंटम का फॉर्मूला निकला एम एल टी। देखो p इज एम एल टी माइनस वन। कैसे ये बना, p इज एम वी और m क्या है, के जी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो के जी का m आ गया, मीटर लेंथ की यूनिट है और जो टाइम की यूनिट है वो सेकेंड। ठीक है। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल और डिफरेंट मासेस आर। अच्छा, तो बोल रहे हैं दो बॉडीज के बीच का डिफरेंस बताओ जब उनका m सेम हो या एक का मास बड़ा हो दूसरे से। तो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, P1 इज इक्वल्स टू M1 V1, P2 M2 V2। एक में V1 बड़ा है V2 से। जब V1 बड़ा है V2 से, तो ये जो प्रॉपर्टी आएगी, P1 बड़ा होगा P2 से ऑब्वियसली, क्योंकि देखो V1 बड़ा है V2 से, तो यहाँ पे एक मान लो क्वांटिटी आई A, और P1 क्या है, P2 टाइम्स A, मतलब P1 एक बड़ी क्वांटिटी है, तो P1 बड़ी क्वांटिटी है। ऑलराइट, दस द लीनियर ऑफ मोमेंटा ऑफ द बॉडीज, क्योंकि उन्होंने बोला मास सेम है तो m से m कट गया, is proportional to their velocities. Yeah, we know that P is equals to mv, तो P is directly proportional to v। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ ये होता है जब m कांस्टेंट है। ठीक है, जब v कांस्टेंट है तब भी ये होता है।
देखो फिर v कांस्टेंट होगा तो v से v कट जाएगा, p1 अपॉन p2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 हो जाएगा। ऑलराइट, और जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये दोनों वेरिएबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो p अपॉन m प्रोपोर्शनल हो जाएगा v के, तो v प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के। एक बात याद रखना फिजिक्स में, मेरे को पता है अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, मतलब इनवर्स मतलब उल्टा है, तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। और आप देख ही सकते हो जब p कांस्टेंट है तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m के, इक्वेशन से देख ही सकते हो। तो आई गेस आप लोगों को ग्राफ्स क्लियर हो गए होंगे और आपको इसको रटने का भी जरूरत नहीं है, ये मैंने सारे ही क्लियर कर दिए एक तरीके से। देखो p कांस्टेंट है तो v2 m2 के, देखो v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m2 और v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m1। अब v2 अपॉन v1 कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास, m1 अपॉन m2। बहुत बेसिक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में और डीप घुसेंगे। मैं पूरे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, साथ में सब कुछ कराऊंगा। तो यार इसे लाइक करो और शेयर करो अगर पसंद आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।